हेलो गाइस, स्वागत है आपका अभियांत्रिकी के ई लर्निंग पोर्टल में। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है वो हम कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक पर पहुंच चुके हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो पैरेलल एंड सीरीज के क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो लोग लाइव क्लास में प्रेजेंट थे यस्टरडे उनको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे इंडिटर्मिनेंट मेंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। तो अभी तक जो हम कंसिडर कर रहे थे वो हम उनका सेल्फ वेट जो है नेग्लेक्टेड कंसिडर कर रहे थे। जो हुक्स लॉ भी था वो भी अगर हमने देखा है तो उसमें हमने उनका सेल्फ वेट नहीं लिया हुआ था, वो हम निगलेक्ट करके चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें किसी बार का, किसी भी बॉडी का, अगर मैं सेल्फ वेट एज्यूम करूं कि उसकी वजह से क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो हमारे पास क्या है, एक प्रिज्मेटिक बार है, ये एक प्रिज्मेटिक बार है। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रिज्मेटिक बार का क्या मतलब होता है, यानी वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शन है, मैंने इसका एरिया देखा और अब हो क्या रहा है कि मैंने एक एलिमेंट को एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये एलिमेंट एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो बिलो वाले एंड से यानी फ्री एंड से अगर मैं उस एलिमेंट की डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूँ तो वो मैंने y एज्यूम करी, ठीक है। और उस एलिमेंट को मैंने dy लेंथ से एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है अगर वो सेंटर से जो आपका वेट लगाएगा उसको मैंने एज्यूम किया wy, ठीक है। नाउ अगर मैं कंसिडर करूं इसका जो यंग मॉडुलस, कोई भी मैंने ई बोल दिया, रो क्या है उस मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है। और यहां पे आ जाता है आपका रो जी यानी वेट डेंसिटी, ठीक है। रो जी यानी वेट डेंसिटी, ठीक है। सो अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो लेंथ है आपकी, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा यानी फ्री एंड पे y इक्वल टू 0, लेंथ 0 है, और अपर एंड पे y इक्वल्स टू l, ये सब मैंने कंसिडर कर लिया। मैंने अगर मैं उसका वेट निकालने की ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, मतलब इस बार से रिलेटेड मुझे एंड में क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है उस बार में, राइट। तो डिफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इस मतलब इस dy लेंथ यानी y लेंथ जो ये मैंने ले रखा है, मैं y लेंथ की अगर बात करूँ तो जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा vy, मैंने उसका वॉल्यूम vy एज्यूम किया हुआ है। अब इसका एरिया यहाँ पर कितना है a, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, एरिया इंटू y, एरिया इंटू हाइट से ही मेरा क्या कहते हैं वॉल्यूम निकलता है। तो ये मेरा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करूं उस पे जो वेट लग रहा है डेट इज wy, और वो कितना हो जाएगा आपका वेट डेंसिटी इंटू यानी वेट डेंसिटी इंटू vy यानी वॉल्यूम, दैट इज योर वेट, यानी wy इज इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा a इंटू वाई इंटू vy, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहां से wy का। अब अगर मैं बात करूं किसकी, डिफॉर्मेशन की, अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेशन की, तो मैंने जो इस वाले रीजन को मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूं। ये रीजन आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अब मैं इस पर कंसिडर अगर कर रहा हूं तो इसकी लेंथ dy है, ठीक है, इसका एरिया a है, और ये wy नीचे लगाएगा और वही रेजिस्ट करने के लिए wy ऊपर लगाएगा, ऐसे ही कुछ हो रहा है। यानी अगर इसके डिफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल्स टू
लोड जो डब्ल्यू वाई लगा रहा है वो डब्ल्यू वाई पी एल अपॉन ए ही फॉर्मूला होता है, तो पी इंटू एल, एल कितना है डी वाई अपॉन ए और इंटू ई यंग मॉडुलस, ये मैंने कंसिडर कर लिया ना। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो इस इतने एलिमेंट का डिफॉर्मेशन हुआ, मुझे निकालना है टोटल डिफॉर्मेशन। टोटल डिफॉर्मेशन मैंने छोटे लेंथ को लेके छोटे एरिया को कंसिडर करके फुल मैं क्या कहते हैं आपका पूरा डिफॉर्मेशन यानी टोटल डिफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इस केस में आपका निकल के आएगा, क्या हो जाएगा। अब टोटल डिफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 to L, क्योंकि लोअर एंड आपका फ्री एंड जो कि 0 है और अपर लेंथ यानी जो L है, लेंथ L है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 to L WY इंटू डी वाई अपॉन ए ई। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज डेल एल टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू, अब डब्ल्यू वाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं, ए इंटू वाई वी वाई, यानी वी वाई का फॉर्मूला हमारे पास, मैंने थोड़ा सा शायद कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ वी वाई नहीं आएगा, ये आएगा आपका वेट डेंसिटी। ठीक है, इनटू में वेट डेंसिटी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 से L डब्ल्यू वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई ए इंटू वाई इंटू वेट डेंसिटी इंटू डी वाई अपॉन ए ई, ए से ए कैंसिल, डेल एल इक्वल्स टू वेट डेंसिटी अपॉन ई, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से L वाई डी वाई का। तो वाई डी वाई का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 से L, और मुझे मिल जाएगा डेल एल इक्वल्स टू वेट डेंसिटी अपॉन ई, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ सेल्फ वेट, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, डेल एल इक्वल्स टू वेट डेंसिटी अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आपकी कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी यहाँ पर हैं। चेंज इन लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाले केस में एरिया नहीं है, यानी जो चेंज इन लेंथ है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और हो क्या रहा है कि फेलियर जो होगा विल टेक प्लेस नियर फिक्स्ड एंड। अब हो क्या रहा है, ये इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता ये चलेगा कि जो फेल होगा, क्योंकि जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, L तक जाएगी। ठीक है, तो जब भी फेलियर होगा तो वो इसी एंड पे होगा, फिक्स्ड एंड पे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को आई थिंक। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 नोट्स थे। ठीक है, अब हम अगर इतना आपने नोट कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब बार ऑफ जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है ये क्या चीज़ है, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि हमने एक कंसिडर किया हुआ है एक बार, ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है, और उसमें स्ट्रेस क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या अदर चीज़ हम उस पर स्टडी करेंगे अभी। सो हमने जो बार ले रखा है वो कोई इस शेप का ले रखा है, और इसमें लेंथ आपकी L है जो कि 0 से L जाएगी। यहाँ पे रो और G इसका क्या कहते हैं, डेंसिटी और ग्रेविटी G लग रही है। ठीक है, y इक्वल टू 0, ये मैंने इस वाले यहाँ पे इतने एरिया को मैंने A1 बोल रखा है और ऊपर हमने बोल रखा है A2। ठीक है, अब मैंने इस एक एलिमेंट लिया है BC, कंसिडर किया है, एक लेट किया है कि एज्यूम किया है कि एक एलिमेंट है BC,
जिसकी लेंथ कितनी है dy, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखी है आपको dy, ठीक है। ये BC आपका मेंबर है ये। अब अगर मैं इस मेंबर को देखूं तो इस मेंबर में मैं क्या देख रहा हूं, फोर्स ऑन साइड बी। अगर मैं साइड बी पर फोर्स देखता हूं तो वो कितना आएगा ये देखना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स ऑन साइड बी की बात कर रहा हूं तो फोर्स, एक हमें फॉर्मूला पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए, यानी पी आपका वो फोर्स हो गया, दैट इज सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा ए आपका फोर्स हो गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। कोई भी हमने लोड एज्यूम किया था तो वो सिग्मा इंटू ए फोर्स लग रहा है। अब एक पी आपका वो लोड हुआ, एक तो बी वाले साइड पे फोर्स एज्यूम कर रहा हूं तो पी एक वो लोड हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स कह सकते हैं हम उसको, प्लस आपका वेट ऑफ ए बी। अगर हम सेल्फ वेट भी एज्यूम करें तो वेट किसका लगेगा, ए बी का वेट लगेगा, ठीक है, वेट ऑफ ए बी, वेट ऑफ ए बी। इतना समझ में आ गया। नाउ सिग्मा ए इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, P प्लस मास ऑफ ए बी इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड G, ठीक है। ये आपका फोर्स ऑन साइड B आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं फोर्स ऑन साइड A निकालूं, सॉरी A नहीं, ये तो B पे, C पे निकालना है मुझे, ठीक है। फोर्स ऑन साइड B, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, अब अगर मैं बात करूं C वाले साइड पे, ठीक है, तो C वाले साइड पे अगर मैं, आप देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक का एरिया तो मैंने A माना, लेकिन ये जो यहां पे ये जो एरिया इंक्रीज हो गया है ना, तो यानी ये आपका DA एरिया इंक्रीज हुआ C वाली साइड पर। अगर आप देखो यहाँ पे DA एरिया इंक्रीज हुआ, तो जो एरिया होगा इस मतलब अगर मैं लोड मतलब स्ट्रेस निकालना हूँ तो P अपॉन, तो C वाली साइड पे जो एरिया है वो A प्लस DA हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फोर्स है वो A प्लस DA इंटू सिग्मा इस तरीके से आएगा, इक्वल्स टू P आपका लोड है प्लस आपका MAB इंटू G, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपका ये वाला C वाला साइड भी तो लगेगा, एक तरीके से आपका BC का वेट भी तो लगेगा। तो BC के वेट के लिए मैंने कहा MBC इंटू G, ये और लग गया, ठीक है, दिस इज G। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दिए तो सिग्मा A प्लस सिग्मा DA इक्वल्स टू P प्लस, अब ध्यान से देखिए ये जो P प्लस MAB इंटू G है ये क्या था, सिग्मा A ही थे, तो सिग्मा A प्लस MBC इंटू G एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सिग्मा A से ये सिग्मा A कैंसिल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा DA इक्वल्स टू MBC इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड G। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि सिग्मा DA इक्वल्स टू ऑफ M ऑफ BC। तो मास जो है वो BC जो हमारे पास ये साइड है BC वाला, तो उसमें अगर मैं मास को देखूं तो मास का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एरिया इंटू dy इंटू रो, यानी ये वॉल्यूम हो गया इंटू रो, ठीक है, डेंसिटी ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से आ जाएगा A इंटू dy इंटू रो इंटू G, ठीक है। अब DA के साथ A आ गया अपॉन में,
और रो इंटू जी इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा आ गया। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो? अब आप ध्यान से देखो, जब आप लोअर यहाँ पे अगर आपने लोअर एंड से अगर आपने एक स्ट्रिप लिया, एक मेंबर लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो होगा क्या, ये तो आपने A1 माना है एरिया और ये आपने A2 माना है, तो एरिया को आप इंटीग्रेट A1 से A2 करोगे और जो आपका dy है उसको इंटीग्रेट आप 0 से लेके L करोगे, क्योंकि यहाँ लोएस्ट मेंबर पे आपकी जो लेंथ है वो 0 है और यहाँ पे L है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेट हो रहा है इस साइड में, अब जब इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड जब आप करोगे तो ये तो रो जी डी वाई अपॉन सिग्मा हो गया और यहाँ पे आ जाएगा A2 से A1 और ये हो जाएगा 0 to L। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रही तो वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1/a का हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता है log a होता है, तो log a और A2 से A1, ठीक है, और ये आ जाएगा रो जी अपॉन सिग्मा बाहर और y dy का इंटीग्रेशन, मतलब ये हो जाएगा y और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से L। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ln इसका जो आएगा इंटीग्रेशन वो ln आएगा लॉग, नेचुरल लॉग, तो ये हो जाएगा आपका ln A2 बाई A1। ठीक है, A2 माइनस A1 वो वाली प्रॉपर्टी लगा के लॉग की, और ये हो जाएगा रो जी अपॉन सिग्मा, ये हो जाएगा आपका L। ठीक है, अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो A2 बाई A1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल में पहुंच जाएगी रो जी L बाई सिग्मा। ठीक है, नाउ इस तरीके से हम A2 की वैल्यू को कह सकते हैं A1 एक्सपोनेंशियल ऑफ रो जी L अपॉन सिग्मा, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहां पर, अब मैं एक चीज कंसिडर करता हूं कि पहले मैंने अभी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया था, A2 से A1, और वो मैंने गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये A1 है, ये A2 है, तो मैं A1 से A2 जाऊंगा ना कि A2 से A1 जाऊंगा। तो दिस इज, मैंने रॉन्ग किया है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, A1 से A2, A1 से A2 जा रहा हूँ, तो यहाँ पे A1 A2 आ जाएगा, तो A2 माइनस A1 वो तो बाकी सब चीज़ें तो सही हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आएगा अगर मैं A1 से A2 गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि मैं अब A1 से मैंने इस, क्योंकि मैं इस वाले एरिया को अब मैं A कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को, जिससे मैं एक्चुअल, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया वो एक्चुअल एरिया हो गया, ठीक है, तो मैं उसको A कंसिडर कर देता हूँ। नाउ अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो A1 से A जा रहा है, तो dA बाई A इक्वल्स टू, ये कहाँ से होगा, अब 0 से Y रो जी, ठीक है, इतना ही बचेगा, रो जी डी वाई अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं यहां पर, तो ये तो हो जाएगा आपका ln A बाई A1, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा आपका रो जी वाई बाई सिग्मा, इतना आ गया। ना इसको मैं कह दूंगा एंटी लॉग लेके A इक्वल्स टू A1 e टू द पावर ऑफ रो जी वाई बाय सिग्मा, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा A का। ठीक है, y आपकी 0 से L कहीं कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये A1 का हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है ये फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, एक तरीके से एरिया आपका y पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के यूनिफॉर्म बार के। ठीक है, ना अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
इसके न्यूमेरिकल जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। तो अभी तक हमने क्या एज्यूम किया था कि जो आपका हुक्स लॉ है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जितने भी हम मटेरियल या बॉडी या ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसमें टेम्परेचर हमारा नेग्लेक्टेड था। अभी तक हम नहीं मान रहे थे कि टेम्परेचर के थ्रू भी कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि थर्मल यानी टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने एक हमारे सामने एक बार लिया हुआ है जो कि फ्री स्पेस पर है, कोई भी सपोर्ट नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी सपोर्ट नहीं लगा इस बार के ऊपर, फ्री स्पेस में है। ठीक है, ये आपका फ्री स्पेस का बार है। इस पे ये एरिया आपका ए कंसिडर कर लिया आपने, इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसकी लेंथ है एल। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहां पर हमने क्या दिए, हीट दिए Q। अब हीट देने की वजह से जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वो अब उसमें इंक्रीजमेंट हुआ और अब कुछ ना कुछ फाइनल टेम्परेचर हो गया, नहीं चेंज हुआ टेम्परेचर के अंदर। तो इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर तक वो पहुंचा। अब उसकी वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एक एक्सपेंशन हुआ। मान लो मैंने कि ये एक्सपेंशन हुआ, तो डेट एक्सपेंशन इज कॉल्ड डेल एल टी, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से हुआ, थर्मल की वजह से हुआ, इसलिए मैंने उसे टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये मैंने कंसिडर किया था इन स्पेस, यानी अगर मैं मानूं कि उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं रखा, वो ना तो वॉल पे है ना सरफेस पे, कहीं नहीं रखा, एक स्पेस में रखा है, तो कोई भी सपोर्ट नहीं लगा उस पर। सेकंड कंसिडर किया मैंने यहाँ पे ये, अब यहाँ पे एक सरफेस पे रखा है, लेकिन मैंने ये जो है एक वॉल है और वॉल और इस मेंबर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, म्यू इक्वल्स टू जीरो, यानी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने इसको भी हीट दी, सेम अमाउंट ऑफ हीट या कुछ हीट दी, इसमें भी इनिशियल से वो फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचा। अब इसमें भी एक एक्सपेंशन हुआ, मैं कहूंगा एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अगर हमारा TF इज ग्रेटर देन TI है तो एक्सपेंशन ही हुआ। सो यहां पे एक्सपेंशन कैसा हुआ कि ये जो लेंथ है ये आपकी इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मल। ठीक है, इतनी बात हमने समझ में आई। दो हमने केस कंसिडर किए, एक जहां पर सपोर्ट नहीं था, स्पेस के अंदर है, और एक सपोर्ट लिया लेकिन वो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट था। ठीक है, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं यहां पर चेक करूं, यहां पर क्या चेक कर रहा हूं यहां पर मैं स्ट्रेन निकालने का चेक करता हूं। तो अगर डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी इज व्हाट, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब जो यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ है उसको मैंने स्ट्रेन यानी स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर, तो ET मतलब सॉरी एप्सिलॉन टी उसे डिनोट कर दिया है, और वो क्या होता है डेल टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। किसका फॉर्मूला है ये, थर्मल स्ट्रेन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, इससे मुझे क्या पता चला कि जो थर्मल स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी के, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है या टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब चीजें हो रही। तो यहां से मुझे पता चला अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा यहां से, तो जो थर्मल स्ट्रेन है
थर्मल स्ट्रेन वो आपका इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी के। नाउ अल्फा हमारा क्या है? अल्फा हमारा है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मुझे यहां से एप्सिलॉन टी इज इक्वल्स टू यानी थर्मल स्ट्रेन इक्वल्स टू मिल गया अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? अगर चेंज इन टेम्परेचर वो क्या हो जाता है? यूनिटी यानी 1 हो जाता है। ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज यूनिटी, देन अल्फा इक्वल्स टू यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, अगर मैं अल्फा की यूनिट की बात करूं तो वो हमेशा रहेगा पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। ठीक है, नाउ एप्सिलॉन टी यानी थर्मल स्ट्रेन किसके इक्वल है? हमारा डेल एल ड्यू टू टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू ये हमारा अल्फा डेल्टा टी के इक्वल है। तो यहां से मैं डेल एल टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, डेट इज एल अल्फा डेल टी। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको मैं बोलूंगा फ्री डिफॉर्मेशन। क्यों बोलूंगा मैं फ्री डिफॉर्मेशन? देखिए, ऊपर अगर मैं कंसिडर करूं, अभी तक जितने भी बार की बात कर रहे थे हम, उसमें हमने अपने एंड से यानी फिजिकल कोई हमने यहाँ पे लोड लगाया था, जिसकी वजह से वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तब हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है। और अगर मैंने कोई लोड लगाया, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो उसकी वजह से जो लेंथ में चेंजेस आते हैं वो कहलाया जाता था आपका स्ट्रेन, है ना। मतलब चेंज इन लेंथ आता था, फिर चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो उस जो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से जब डिफॉर्मेशन होता है तो वो हम बात करते थे स्ट्रेन की। ठीक है, लेकिन अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो वो हमने बात करी थर्मल स्ट्रेन की। लेकिन यहाँ जब लोड अप्लाई हुआ ही नहीं तो रेजिस्टिंग फोर्स भी नहीं लगा। अब रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं लगा तो आपका स्ट्रेस यहाँ डेवलप नहीं हुआ। तो इस केस में जो स्ट्रेस मिलेगा वो हमें मिलेगा 0, सिग्मा इक्वल्स टू 0। यानी ये एक तरीके से फ्री डिफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे ये एक्सपेंड करता जाएगा। तो इस तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्री डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी अगर आपका जो थर्मल स्ट्रेस इन स्पेस लग रहा है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस के थ्रू, दो कंसिडर हमने किए थे, तो वहां पे फ्री डिफॉर्मेशन हो रहा है। इतना समझ में आ गया? यानी डेल्टा एल टी आपका फ्री एक्सपेंशन हो गया। इस केस के अंदर फ्री एक्सपेंशन, आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक चीज नोट करें कि as temperature is being changed, it is not necessary that material will follow हुक्स लॉ। अब इस स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ में आया? इस स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आया कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, क्योंकि हुक्स लॉ ने एक एजम्पशन लिया था कि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन
ये ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। इस बात से हमें ये चीज़ पता चली, यानी मटेरियल आपका हुक्स लॉ को फॉलो करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब तक हमने बात करी थी अगर वो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो म्यू है यानी जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है ना। तो अब मैं एक कंसिडर करता हूं, या हमारे पास ऑलरेडी है ये बना हुआ। ठीक है, तो अब मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने ये दो कुछ इस तरीके से बार्स कंसिडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर एक ये जो बार आप देख रहे हो ये जो है दोनों एंड से फिक्स्ड है, और ये जो बार देख रहे हो वो सिर्फ एक एंड से फिक्स्ड है। तो हम दोनों में देखते हैं कि क्या अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो क्या होता है। तो इसका जो एरिया है वो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए हो गया। यहाँ पे भी मैंने हीट दी है यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी एल है, और हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से सपोर्टेड हैं, तो सपोर्टेड होने की वजह से ये डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है इसमें। तो यानी दोनों एंड से आपका एक, ये जो एंड है दोनों एंड एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स जिसे मैं कहूँ कि इसको बढ़ने से रोकने के लिए क्या अप्लाई हो रहा है, एक लोड अप्लाई हो रहा है एक तरीके से। आपने अपने एंड से कोई लोड अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये जो दो फिक्स्ड एंड हैं ये लोड अप्लाई करवा रहे हैं जिससे वो एक्सपेंशन ना हो पाए, फ्री एक्सपेंशन जो हो रहा था अभी तक वो ना हो पाए। ठीक है, तो ये दो फिक्स्ड एंड ये ऐसा काम कर रहे हैं। और अगर मैं इस एंड में देखूं तो इस एंड में क्या सिर्फ एक एंड से फिक्स्ड है, दूसरे एंड से नहीं है, तो दूसरे एंड पे एक्सपेंशन हो सकता है, इस एंड पे नहीं हो सकता। तो ये वाला एंड यहाँ पे पी लोड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। यहाँ ये इधर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी ये अगर मैं कंसिडर करूं ये आपका डिफॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिफॉर्मेशन, क्योंकि टेंसाइल फोर्स क्योंकि ये एक्सपेंड हुआ है यानी टेंसाइल फोर्स लगा है। तो डेल एल टी इस केस में हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, यही फॉर्मूला लगेगा इस केस के लिए, क्योंकि इस एंड पे फ्री एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे जो P अप्लाई हो रहा है, यानी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा उसको पहले हम देखते हैं। मतलब है क्या कि ये जो एक बार है इसके अंदर, जैसे कि इसका मैं एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से एक तरीके से ये रिएक्शन वाला लोड अप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी ये P लोड अप्लाई हो रहा है। अब इसकी वजह से इसके अंदर कोई ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा मैं डेल एल। चेंज इन लेंथ ही तो हुआ, किसकी वजह से हुआ, इन लोड की वजह से हुआ। अब यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ से एक डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि डेल एल टी यानी चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी चेंज इन, यानी यहाँ पे चेंज इन की जगह लिख सकता हूँ फ्री एक्सपेंशन की वजह से जो फ्री एक्सपेंशन हुआ, फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल एल, ये डेल एल क्या है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू कंस्ट्रेंड लेंथ और कंप्रेसिव और कंप्रेशन ऑफर्ड बाय द वॉल। ठीक है, यानी डेल एल टी माइनस डेल एल इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब डेल एल टी क्या होता था, डेल एल टी होता है आपका अल्फा डेल्टा टी एल माइनस, या इसको मैं कह दूंगा इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। तो यहां से एस एल से ये एल कैंसिल, तो अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू
P अपॉन ए सिग्मा होता है स्ट्रेस, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि स्ट्रेस कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो सिग्मा की यानी स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई अल्फा डेल्टा टी अपॉन ई, दिस इज कॉल्ड, अब इसको मैं बोल दूंगा ये क्या है, ये एक तरीके का थर्मल स्ट्रेस है, जो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमें मिला, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा ये जो ई है ये अपॉन में है राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, ये छोटा सा चेंज करना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका थर्मल स्ट्रेस का ना। अब कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन थर्मल स्ट्रेस की पहली कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, द टेम्परेचर मस्ट चेंज, यानी अगर आपको थर्मल स्ट्रेस, ये कौन सी कंडीशन है, थर्मल स्ट्रेस की कंडीशन है, कंडीशंस फॉर थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो कंडीशन पहली क्या है कि टेम्परेचर मस्ट चेंज, यानी टेम्परेचर को तो चेंज होना ही है, यानी पहली चीज या तो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हीट, या फिर सेकंड चीज इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड कूल। ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए, मतलब दो चीजें मतलब टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज, द डिफॉर्मेशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर should be restricted और या फिर either fully और partially। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो डिफॉर्मेशन होना है वो या तो फुली रिस्ट्रिक्ट किया जाए या पार्शियली रिस्ट्रिक्ट किया जाए, फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। एक केस है कि फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, अगर आपका स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस अगर आपका डेवलप होना चाहिए, होना है, करवाना है आपको, तो वो फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, उसमें उस एक्सपेंशन को आपको रोकना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फुली या पार्शियली। ठीक है, अच्छा फिर इफ कंडीशन 1 इज ओनली सेटिस्फाइड, मतलब सिर्फ पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, यानी डेल्टा एल टी इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी एल, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ठीक, इस केस में आपका जो थर्मल स्ट्रेस है वो 0 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक बार की बात करूं मैं, ये मैंने लिया, ठीक है, इसके अंदर अब ये एक सरफेस पर है इस तरीके से। ठीक है, इसका इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर जा रहा है, कूल या आपका हीट हो रहा है। अब इसके अंदर आपका एक्सपेंशन होता है, यानी कुछ इस तरीके से, ये इसका
एक्सपेंशन हुआ। अब हो क्या रहा है कि जो सरफेस है इस केस में जो म्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। म्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन जीरो। लेट एज्यूम, उसका मतलब क्या हो गया, ये एक रफ सरफेस है। अब कहने को तो हम निगलेक्ट करके चलते हैं कि ये जो सरफेस है वो कोई फोर्स ऑफर करे, लेकिन अगर ये म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो कुछ ना कुछ वो आपका फोर्स ऑफर करेगा ही करेगा। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी इस केस के लिए, ये जो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, both are satisfied, both are satisfied। तो ये एक कंडीशन हो जाती है क्या, यानी यहां पर थर्मल स्ट्रेस इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या होता है कि एसएससी जेई में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आरआरबी जेई, तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन दे दी जाएगी और आपको बताना है कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं होगा। ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। ठीक है ना, अभी तक हमने बात करी थी, जो हमने अभी बात करी थी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, ये फुली किसका था, फुली रिस्ट्रिक्टेड का एग्जाम्पल था ये वाला। दैट इज द कंडीशन फॉर fully restricted, right? अब मैं अगर बात करूं partially restricted की, किसकी, partially restricted। सो मैं एक बार ले लेता हूं यहां पर इस तरीके से, और इस एंड से तो ये फिक्स्ड है इधर, ठीक है, लेकिन इस एंड से यहां पर एक वॉल कुछ इतने डिस्टेंस पर अवेलेबल है, यानी, और ये इसका एरिया हो गया, दैट इज कॉल्ड ए। इस मटेरियल का एक यंग मॉडुलस होगा ई, और ये मेरी एक लेंथ है एल एफ, फाइनल लेंथ, जो कि यहां से लेके यहां तक होगी। ये फाइनल क्यों है अभी बता देता हूं मैं आपको, और ये आपकी इनिशियल लेंथ कह सकता हूं मैं इसको। अब होगा क्या, यहां पर ये जो मतलब ये जो बार है ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होके कहां तक एक्सपेंड होगा, ये यहां तक एक्सपेंड होगा, यानी इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा y, डेट इज कॉल्ड गैप। ठीक है, ये क्या है, गैप है। ठीक है, मतलब LF की वैल्यू एक तरीके से हो गई L प्लस y। ठीक है, यानी हो क्या रहा है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, एक और डायग्राम दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है आपका। ठीक है, यहां पर आपका एरिया ए है, ध्यान से देखिएगा, यंग मॉडुलस ई है। ठीक है, और यहां पर आपका टेम्परेचर भी लग रहा है, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब था क्या, अब आपका जो इतना एरिया यानी इतनी चीज, तो ये एल है लेंथ, जो अभी मैंने ऊपर मानी थी। ठीक है, दिस इज वाई, ये जो गैप है दिस इज द गैप वाई, इसको मैंने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया, दिस इज वाई। और ये जो आपका ये है, ये आपका क्या है, वॉल है, जो कि फोर्स, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका, दिस इज वॉल। ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अब आपका एक्सपेंशन, कि वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, और ये जो आगे का एरिया, ये जो आगे का पोर्शन है, दैट इज, अगर वो फ्री एक्सपेंशन होता तो,
एक तरीके से, ठीक है। दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, ठीक है, ठीक है। और डेल्टा एल सॉरी डेल एल टी यहां पे क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। जो ये वॉल है ये एक लोड अप्लाई कर रही है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैंने यही ऊपर वाले केस में क्या हुआ है कि मैंने एज्यूम किया है कि यहां पर एक वॉल, जैसे कि ये वॉल है, ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, मतलब फोर्स ऑफर करेगी, जिस वजह से ये एक्सपेंशन जो हो रहा था, जो फ्री एक्सपेंशन की वजह से होना था, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो इस डायग्राम में वो मैंने समझाया है। तो अब इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी वो देखते हैं अब। तो जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है, तो इस केस में हो क्या रहा है कि एक तरीके से जो डेल एल टी दैट इज दी फ्री एक्सपेंशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। ये वाला है पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से पॉजिटिव यानी टेंसाइल फोर्स की वजह से हुआ। और हमारा डेल एल जो कि कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि ये जो फोर्स होगा ये कंप्रेसिव होगा, ये जो वॉल अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई, ये आपका लगेगा, दैट इज द नेगेटिव। अब जो गैप है, अगर मैं गैप की वैल्यू देखूं y, सो अगर मैं देखूं हमारे पास इक्वेशन यहां से क्या बनेगी, डेल एल टी अगर मैं माइनस कर दूं डेल एल, तो मुझे क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अगर मैं डेल एल टी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, गैप, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या बचेंगी वो देख लेते हैं। इसको क्या बोलूंगा मैं, नेट डिफॉर्मेशन, नेट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेट डिफॉर्मेशन मुझे क्या मिल गया, डेल एल टी की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो मुझे अल्फा डेल्टा टी इंटू एल माइनस पी एल अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। नाउ अल्फा डेल्टा टी एल माइनस वाई इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए, ठीक है। पी अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा होता है। तो सिग्मा इक्वल्स टू, सो सिग्मा इक्वल्स टू यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा डेल्टा टी एल ई माइनस ई वाई अपॉन एल, ठीक है। दिस इज सिग्मा, और ये ई इधर चला जाएगा, एल अपॉन में आ जाएगा। तो आपको यहां से क्या पता चला कि सिग्मा डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का केस हो गया। और अगर फुली रिस्ट्रिक्टेड होता उस केस में आपका यहां पे y आप 0 रख दो तो ये आपका फुली रिस्ट्रिक्टेड का केस आ जाता। उस केस में सिग्मा की वैल्यू हो जाती अल्फा डेल्टा टी एल ई, यही हो जाती, ठीक है। उसमें लेंथ भी नहीं आती, अल्फा डेल्टा ई हो जाता, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी ई हो जाता। और उस केस में क्या होता है, डेल्टा एल टी माइनस डेल एल इक्वल्स टू 0, वो केस ये वाला हो जाता। यानी गैप 0 हो गया, y 0 हो गया, तो ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है, फुली रिस्ट्रिक्टेड। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अपने कलीग्स हैं उनको, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, उनको शेयर करिए। और प्लीज़ अगर आप व्यू कर रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।